सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर जो आपकी करंट अफेयर है मंथ वाइज इसको कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे जुलाई की करंट अफेयर की। मेरा जो सेक्शन है जो मैं कवर कर रही हूँ वो है हमारा स्कीम्स, जो भी एक साल की इंपॉर्टेंट रही है, साथ ही साथ कमेटीज और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, इन सब को हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जाम से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है और इंडेक्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से और देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति, जिसको हम बेसिकली सोफी रिपोर्ट भी कहते हैं, इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि ये 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है। दूसरा लिखा है इसे केवल विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ये जो रिपोर्ट पेश की जा रही है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम पेश करता है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि इसके अनुसार वर्ष 2021 और में आपके कितने 22.3% बच्चे ठिगनेपन से ग्रस्त थे, ये बताया गया है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं है। जब भी हम ये वाला सेगमेंट पढ़ते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्दबाजी में हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा सही है एंड टिक करके आ जाते हैं, बट इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन में है आपका केवल 1, ऑप्शन में है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 और अंत में कह रहा है 1, 2, 3। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे। ये जो आपकी रिपोर्ट है ये प्रत्येक वर्ष आपकी जारी की जाती है। तो यहाँ पर ये जो एक द्विवार्षिक रिपोर्ट लिखा है इस वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष जारी होती है। ठीक है, हर साल आती है ये। आगे अब बात कर लेते हैं, इसे केवल विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, तो नहीं, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, प्रत्येक वर्ष आती है और इसको जारी करने के लिए इस समय टोटल 5 आपके संगठन हैं जो इसको मिल करके जारी करते हैं। अब वो 5 संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका हो जाता है FAO। ठीक है, इसमें कौन कौन है? आपका FAO ये जारी करता है। दूसरा आपका कौन आ जाता है यहाँ पर? तो IFAD, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगी इनके क्या क्या है। तीसरा आपका यहाँ पर कौन सा आ जाता है? तो आपका यूनिसेफ, आप सभी जानते हो यूनिसेफ इसमें शामिल रहता है, वो रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद आता है आपका WEP एंड लास्ट वाला जो है आपका जो कौन जारी करता है? तो WHO। ये 5 हैं जो इसको मिल करके जारी करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष इसको जारी करता है। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि आपका यूनिसेफ हो गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि आपका WFP हो गया, और अंत में हमारा हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO हो गया। तो ये मिल करके ये आपका WFP है। ठीक है, WFP ये मिलकर के इसको जारी करते हैं। तो 5 टोटल संगठन है जो एक साथ इसमें ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं और इसको जारी करते हैं। अब रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट में यहाँ पर आपको बताया गया कि इसके अनुसार वर्ष 2021 और में आपके 22.3% बच्चे ठिगनेपन का शिकार थे। ये पूरी तरीके से आपका स्टेटमेंट सही है। इसमें बताया गया है कि जो महामारी आई और आपका बार बार जो मौसम आघात होता है या फिर आप देखते हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से वर्ष 2019 में कितने मिलियन लोग, 122 मिलियन लोग भुखमरी का शिकार हुए और उनकी भुखमरी के कारण मृत्यु भी हुई है, भुखमरी का उन्हें सामना करना पड़ा है। और वहीं 2021 में यदि बात की जाए, जो डेटा आपका बताता है कि 22.3% बच्चे जो थे वो ठिगनेपन का शिकार थे, 6.3% जो बच्चे थे वो आपके दुबलेपन का शिकार थे, वो बहुत ही ज्यादा दुबले थे। ठीक है, कुपोषण जहां पर हम बात करते हैं, और साथ ही साथ आपके 5.6% बच्चे ऐसे थे जो कि एक्सेसिव मोटे थे, यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा मोटे थे। तो उनमें ये समस्याएं देखी गई हैं खाद्य की अनियमितता होने के कारण। तो इस स्थिति में हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे पूछा था कौन से ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका पहला वाला जो है ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये आपका सही नहीं है, और दूसरा आपका इसे केवल विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से राइट है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अब हम समझ लेते हैं पूरी ये न्यूज आखिर क्या थी। सोफी रिपोर्ट जो है ये विश्व खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति रिपोर्ट है, 2023 में इसको जारी किया गया।
इसको जारी करने वाले संगठन राष्ट्रीय खाद्य संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन था, जिसको हम FAO कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास था IFAD। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष था यूनिसेफ। विश्व खाद्य कार्यक्रम था WFP एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन था आपका WHO। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें रिपोर्ट के अनुसार जैसे मैंने बताया कि इतने बच्चे इस समस्या से ग्रसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने संबद्ध स्कूलों को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं पर विचार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं जो हमारी अनुसूची 8 के अंतर्गत आ रही हैं? चलो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अनुसूची 8 के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल हैं भारत में। ठीक है, 21 हैं, 22 हैं, 23 है, 24 है, 26 है। मुझे ऑप्शन मैंने आपको बताया, आप मुझे उन बताओ कि कितनी भाषाएं उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय भाषाओं पर विचार करने का दिशा निर्देश दिया है। दूसरा है यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर ये आपसे पूछा है। आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट पर, ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट पर। केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE, इसके जो भी स्कूल्स हैं, हम CBSE जानते हैं अभी किसके लिए फेमस है, इंग्लिश मीडियम के लिए फेमस है। कि कोई अगर CBSE या ICSE बोर्ड से पढ़ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या बोला है कि जितने भी CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं और इससे संबंधित जो भी स्कूल हैं, उनको ये सलाह दी गई है कि आप भारतीय भाषाओं में, यानी कि स्टेट वाइज, यहाँ पे अगर कहीं सिंधी बोली जा रही है, कहीं बांग्ला बोली जा रही है, कहीं पर कन्नड़ बोली जा रही है, तो आप अपने CBSE का सिलेबस वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस बच्चों को दो, ताकि वो उस लैंग्वेज में पढ़ करके ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। क्या होता है, कई बार हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सपेक्ट हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर अदर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इससे कई बच्चे होते थे जो स्कूल छोड़ देते थे, फेल हो जाते थे, दोबारा से उन्हें सेशन शुरू करना पड़ता था, पढ़ने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो यहीं पर ये कहा गया है कि जितने भी CBSE से रिलेटेड स्कूल हैं, वो ये एक बार देखें कि भारतीय भाषाओं पर विचार करके देखें क्या इसमें सिलेबस दे सकते हो और इसमें सिलेबस दे करके बच्चों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए। तो इस अकॉर्डिंग ये पहला स्टेटमेंट आपको पूरी तरीके से सही है। आगे बात करते हैं, यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप नहीं है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज में सिलेबस उपलब्ध कराना शामिल है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है और यहाँ पर क्या दिखा है कि नहीं है। इस अकॉर्डिंग ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पर पूछा है सही, तो केवल एक आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो CBSE ने इस तरीके का कार्य किया है, इससे जो बहुउद्देशीय, आप देखो जो बहुभाषी शिक्षा है ना, इसको बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे। आगे बात करें मातृभाषा में स्कूली शिक्षा का महत्व क्या होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या महत्व होगा इससे और क्या क्या हमें इससे फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो ड्रॉप आउट की समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। बच्चे जो स्कूल छोड़ करके चले जाते थे, बच्चों को सेशन रिपीट करना पड़ता था, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, माता पिता अपने बच्चे से शिक्षा में भागीदारी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर माता पिता और भागीदारी का लेना क्या है, देखिए मान लीजिए कि मैं एज अ पेरेंट मैंने जो पढ़ाई करी है वो मैंने पढ़ाई करी है अपनी रीजनल लैंग्वेज में, या फिर उस टाइम इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉस्परस नहीं थी, इंग्लिश उतना चलन नहीं था। अभी हमारा बच्चा जिस सेशन में पढ़ रहा है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो अगर माँ या उसका फादर चाहे भी तो उसे बैठाल करके घर में शिक्षा खुद नहीं दे सकता है, खुद नहीं पढ़ा सकता है, उसको क्या है ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। अगर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो वो ट्यूशन नहीं लगवा पाएंगे, बच्चा कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक आ गया कि माता पिता बच्चे की शिक्षा में अपनी भागीदारी दे पाए, वो स्कूल से आए वो अपने खुद बच्चों को पढ़ा पाए। इसलिए अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ये सिलेबस शुरू करते हो तो हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, तो एक तो इससे ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और लिखा है UN वुमेन। इन्होंने समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण एवं मानव विकास में लैंगिक समानता नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश करी है। यहाँ पर ये जो चीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या ये शीर्षक था इस रिपोर्ट का या नहीं था। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सिर्फ अमेरिका ने ही पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करी है, ये बताया जा रहा है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 3 चीजें हमने यहाँ पर हाईलाइट कर ली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए आगे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और यूएन वुमेन ने एक रिपोर्ट पेश करी जहां पर जेंडर जो इक्वालिटी है उसको लेकर के बात की गई है कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं और उनका क्या स्कूलों में रहा है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितनी लड़कियां जा रही हैं, कितने लड़के स्कूल जा रहे हैं और कार्यस्थल पर दोनों की समानता का ब्यौरा क्या है। इस तरीके से रिपोर्ट पेश की गई। इसका शीर्षक क्या रखा गया था? समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण एवं मानव विकास में लैंगिक समानता रिपोर्ट। इस शीर्षक से रिपोर्ट ये जारी की गई थी। ये पूरी तरीके से सही है। आगे बात करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सिर्फ अमेरिका ने ही पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करी है। सिर्फ अमेरिका की यहाँ पर बात की गई है, जबकि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये जो रिपोर्ट पेश की गई है कि अभी तक किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं करी है और यहाँ पर अमेरिका का नाम लिखा जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? केवल 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 2022 में यदि मैं बात करूं, जो प्रजनन आयु बेसिकली बताई गई है 15 से 49 वर्ष, यहाँ पर 1.2 अरब से अधिक महिलाएं और लड़कियां ऐसे देश में रहती थी जहां पर सुरक्षित जो गर्भपात है उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कि वो ऐसे तरीके से गर्भपात वगैरह नहीं करवा सकती हैं। वहीं पर यदि मैं बात करूं तो लगभग 11 से 20 मिलियन माध्यमिक विद्यालय जो है वहां पे आयु वर्ग की जो लड़कियां हैं वो महामारी के कारण स्कूल छोड़ दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या स्थिति है, कैसी समानता यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें पिछले 3 दशकों में यदि बात की जाए तो प्रधान जो कामकाजी महिलाओं की जो उम्र है वो 25 से 54 वर्ष बताई गई है और इसमें 90% से अधिक आप देखोगे जो श्रम शक्ति शामिल है वो पुरुषों की शामिल है और महिला यहाँ पर सिर्फ 61.8% शामिल हैं। तो इनकी भागीदारी अभी भी पुरुषों से 30 के आसपास आप देखोगे, 30% के लगभग यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगी। प्रति वर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की लगभग 245 मिलियन महिलाएं किसी परिचित साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं। इस डेटा में यह चीज बताई गई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो रिपोर्ट पेश की गई है यहाँ पे कितनी आपकी चिंताजनक बातें सामने निकल करके आई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग यानी कि UNDESA ने सतत विकास लक्ष्य SDG से रिगार्डिंग रिपोर्ट 2023 पेश की और इसका जो संस्करण था, ये वाला जो संस्करण आया, इसको विशेष संस्करण के नाम से जारी किया गया था। ठीक है, इसमें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में हुई वैश्विक प्रगति की निगरानी की गई कि हमने जो 2030 के एजेंडे बनाए थे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्ड करना है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे चलना है, बहुत सारे और जो हमने प्रोजेक्ट्स लाए थे उसमें हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने इस रिपोर्ट को पेश किया जो कि आपकी संबंधित किससे थी? सतत विकास जो लक्ष्य है, SDG गोल्स हैं। भारत में कितने SDG गोल्स हैं? चलो मेरे को कमेंट करके बताओ। 17 हैं, 18 हैं, 19 हैं या 20 हैं? ठीक। और इनकी प्रगति रिपोर्ट 2023 पेश की। जो हमने SDG से रिलेटेड गोल्स बनाए थे उनकी प्रगति कहाँ तक हुई है और यह जो संस्करण था विशेष संस्करण जारी किया गया, ये आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, यहाँ पर इसमें सतत विकास के लिए जो 2030 के एजेंडों की दिशा थी उसकी वैश्विक प्रगति यहाँ पर रखी गई, निगरानी की गई और बताया गया कि हमारे बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जिसमें 50% से अब आप देखोगे ऐसे गोल्स हैं जहाँ पर हम उनको आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जिनको हमने बीच में ही छोड़ दिया है, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो उनकी निगरानी के माध्यम से उन्होंने यह रिपोर्ट पेश की। इस स्थिति से हमारे जो दोनों ही ऑप्शंस हैं वो सही होते हैं। 1 और 2 दोनों ही हमारे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने यह रिपोर्ट जारी की और इसमें सतत विकास के 2030 के एजेंडा जो था उसके दिशा निर्देश बताए गए। सतत विकास लक्ष्य
17 लक्ष्य है टोटल इसमें और 169 टारगेट्स थे इन 17 लक्ष्यों में। और इन 169 टारगेट्स का जो पूरा एक सेट था उसको हम अभी तक कंप्लीट कर नहीं पाए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि मानव कल्याण के लिए जो भी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सुव्यवस्थित हो और उनको सुव्यवस्थित करने में यह मदद भी कर सके। अब यहाँ पे एसडीजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आई कि जब से महामारी या कोविड आया उसके बाद से हमारी जो प्रगति है वो बहुत ज्यादा रुक गई। प्रगति की जो दिशा थी वो कमजोर हो गई। बहुत सारे गोल्स जो है हमने वो ड्रॉप आउट कर दिए। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि 2030 तक लगभग 84 मिलियन बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह गए और 300 मिलियन बच्चे और युवा जो थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना स्कूल छोड़ करके काम करना पड़ा अपनी फैमिली को चलाने के लिए। आगे बात करते हैं, वर्तमान में जो प्रगति जारी रहती है वो 2030 में 575 मिलियन लोग चरम गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो चरम गरीब रहेंगे यदि ऐसे ही चीजें चलती रही आगे तो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और केवल 2 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और चंडीगढ़ को ही दक्ष ग्रेड प्राप्त हुआ है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं यहाँ पर आपका पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है केवल 1, दूसरा स्टेटमेंट है 2 और 3, तीसरा स्टेटमेंट है आपका 1 और 2 और चौथा स्टेटमेंट है 1, 2 और 3। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट की और देखते हैं कि क्या ये सच में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है या इसे किसी और मंत्रालय ने पेश किया है। तो हाल ही में ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो पेश की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो किसने जारी करी? शिक्षा मंत्रालय ने जारी करी। अब इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 10 श्रेणियां बनाई गई। अब ये 10 श्रेणियां किससे संबंधित थी? एक श्रेणी आपकी दक्ष थी, एक श्रेणी आपकी उत्कृष्ट थी। तो इस तरीके से आपकी दक्ष, उत्कर्ष, उत्तम, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3। तो इस तरीके की आपकी 10 श्रेणियां आई और इसमें आप देखोगे कि जो दक्ष है वो उसको कहते हैं उच्च श्रेणी, जो इसमें दक्ष रखी गई यानी कि वो अच्छी श्रेणी है, और जो आकांक्षी 3 श्रेणी थी वो आपकी निम्न श्रेणी थी। तो आपके यहाँ पर कह रहा है कि केवल 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और चंडीगढ़ को ही दक्ष ग्रेड प्राप्त हुआ है, जबकि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको दक्ष ग्रेड दिया गया हो। जो पंजाब और चंडीगढ़ है इनको कौन सा ग्रेड मिला था? प्रचेष्टा 2 ग्रेड इन्हें दिया गया था। कौन सा? प्रचेष्टा 2 ग्रेड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ये जो दक्ष ग्रेड है इसकी वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? केवल 1 और केवल 2 आपके सही हो जाते हैं। इससे अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 मात्र आपके सही है। चलिए अब इसको डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा। तो हाल ही में किसने पेश किया था? शिक्षा मंत्रालय ने। और शिक्षा मंत्रालय इसमें क्या देखा कि जितने भी राज्य है वहां पर जो शिक्षा का प्रदर्शन है उसको देखा, उसका आकलन किया, देन ये रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय जो उपलब्ध सर्वेक्षण है 2021 का जो डेटा बताता है इसका प्रयोग किया गया था। अब बात कर लेते हैं श्रेणी की। तो ये 10 आपकी श्रेणी थी जो मैंने बताया, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3। दक्ष में आपको कोई भी राज्य नहीं आया है जिसको उच्चतम ग्रेड या फिर ऐसा कुछ मिला हो, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और चंडीगढ़ आपके प्रचेष्टा 2 में आए हैं। 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम ये आपके निम्नतम ग्रेड यानी कि आकांक्षी 3 में आए हैं। ठीक है, तो ये थे आज के प्रमुख क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।